आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के एक्शन के साथ। कोरोना महामारी ने ऐसा कहर बरपाया कि न जाने कितने ही घर उजड़ गए और बच्चों को अनाथ कर दिया। उत्तर प्रदेश में कई बच्चे ऐसे भी जिनका पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया और उन्होंने अपने माता पिताओं को खो दिया है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण से अनाथ हुए निराश्रित बच्चों को लेकर एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच प्रदेश के अंदर जितने भी अनाथ और निराश्रित बच्चे हैं, अब राज्य की वो संपत्ति हैं। उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार खुद उठाएगी। सीएम योगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में एक भी शिक्षक का वेतन न काटा जाए। अगर संस्थान ने छात्रों से शुल्क लिया है तो शिक्षकों का वेतन भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 59 सीनियर आईएएस अधिकारियों को जिलों में भेजने के बाद अब प्रभारी मंत्रियों को भी जिले में सक्रिय कर दिया है। सभी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम योगी मंत्री समूह की बैठक में ये निर्देश देते नजर आए। प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने कहा कि गांवों की रिपोर्ट दीजिए। प्रदेश में संक्रमितों के स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं की जानकारी एक नहीं बल्कि चार स्तर से की जा रही है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण रोकने में यूपी मॉडल कारगर साबित हो रहा है। तो आपको बता दें, जिलों का दौरा कर रहे अफसरों के साथ में बैठक करते नजर आए सीएम योगी और इसके बाद उन्होंने निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि सिर्फ अधिकारी ही ग्राउंड जीरो पर रहे इससे काम नहीं चलेगा। प्रभारी मंत्रियों को भी ग्राउंड पर रहना ही पड़ेगा और ग्राउंड पर रहते हुए तमाम जो समस्याएं हैं उन्हें समझिए और समझते हुए हमें रिपोर्ट भी दीजिए। तो प्रभारी मंत्रियों से गांव की रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं। प्रभारी मंत्रियों से गांव की रिपोर्ट मांगी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर में चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। फेफड़ों में संक्रमण की गंभीर समस्या से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। जैसे तैसे संक्रमण दर को काबू किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस नाम का नया वायरस सामने आया जो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को अपनी जद में ले रहा है। इससे बचाव और इलाज के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जिसमें मधुमेह के नियंत्रण पर खास जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मरीजों में इलाज के बाद ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। इसके कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की मौत भी हो रही है। इस बीच बीमारी का शुरू में पता लगाना बेहद जरूरी है। स्टेरॉइड का उपयोग इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही ब्लड शुगर का उचित नियंत्रण बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस का तांडव देखने को मिल रहा है। राजधानी के अंदर सबसे ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के हैं। ब्लैक फंगस के मामले अभी तक सबसे ज्यादा है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए ब्लड शुगर नियंत्रण करने की बात की गई है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के साथ ब्लैक फंगस भी अपने पांव तेजी से पसारना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक करीबन 150 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा लखनऊ और मेरठ ब्लैक फंगस से प्रभावित है। लखनऊ में अब तक 55 और मेरठ में 52 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। वाराणसी में भी 30 से ज्यादा मरीज सामने आए। लखनऊ में केजीएमयू में 24 घंटे में 4 मरीजों की सांसें थम गई। यहां अभी तक 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि किस तरीके से आंकड़ों पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत चुनाव ड्यूटी में सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत का आंकड़ा जारी करने के बाद इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया है। शिक्षक संगठनों में सरकार के इस रवैये से जहां उबाल है, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा है।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 1621 शिक्षकों की मौत होने का दावा किया है। इस संबंध में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने सरकार की सूचना को गलत ठहराते हुए कहा कि प्रदेश के 5 लाख प्राथमिक शिक्षक पंचायत चुनाव में कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले अपने साथियों की मौत पर खामोश नहीं रहेंगे। संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होगा। वहीं मायावती ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना वॉरियर्स के साथ ये जो व्यवहार हो रहा है ये बेहद दुखद है। देश भर में कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित खासकर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा काल के दौरान हो रही बीमारी और मृत्यु के संबंध में सरकार अनदेखी कर रही है। उनकी सुरक्षा आदि के बारे में सरकारों को पूरी तरीके से गंभीर होने की सख्त जरूरत है। इस तरह यूपी में पंचायत चुनाव की ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत की शिकायतें आम हो रही हैं, लेकिन इनकी सही जांच न होने के कारण इन्हें उचित सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर, कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार घिरती चली जा रही है। कल प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था और आज मायावती ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को उचित सम्मान न मिलना ये बेहद दुखद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 शिक्षकों की मौत का दावा किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, बेसिक शिक्षा परिषद का जो आंकड़ा जारी हुआ था, जो कल लेटर जारी हुआ था जिसमें 3 शिक्षकों की मौत की बात कही गई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है और वहीं सरकार कहीं न कहीं गिरती नजर आ रही है। जिस तरीके से माध्यमिक शिक्षा परिषद का संगठन जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, उनका कहना है कि पूरे जो शिक्षक हैं, चाहे वो जो चुनाव से पहले उनकी जो ट्रेनिंग कराई गई थी वहां से लगा के उसके बाद चुनाव कराया, पूरा चुनाव कराने के बाद मतगणना कराई गई। इसमें जिस तरीके से लगातार शिक्षकों कोरोना संक्रमित हुए और लगातार मौतें हुई हैं, उसको लेकर जिस तरीके से ये बयानबाजी शुरू हो चुकी, उसका कहीं न कहीं निंदा करते हुए और जिस तरीके से लगातार शिक्षक समाज में जुड़े रहने को और लगातार जो चुनाव कराने की बात कही गई थी उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं पीछे अपने वादों से हट रही है। विपक्ष ने साफ साफ तौर से कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शिक्षकों की पंचायत चुनाव में मौत हुई है, उनके मुआवजा देने की जब बात आई तो कहीं न कहीं सरकार पीछे हट रही है। लगातार विपक्ष दावे कर रहा है और लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। वही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जिस तरीके से लेटर के बाद उनका एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 ही शिक्षक की मौत हुई है, तो कहीं न कहीं पूजा अब शिक्षकों के मामले पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, राजनीति चरम पर है। फिलहाल ये पूजा जांच का विषय है कि किसकी जो जिस तरीके से शिक्षकों ने एक सरकार को 1600 से ज्यादा शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है वो सही है या फिर बेसिक शिक्षा विभाग ने जो जारी की गई है। फिलहाल जांच का विषय है पूजा, जांच के बाद पता लगेगा सच्चाई किसके हाथ में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के डीजी मेडिकल एजुकेशन के गुप्ता लंबी छुट्टी पर चले गए। बताया जा रहा है कि के गुप्ता पर शासन स्तर से काफी दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्होंने छुट्टी ले ली है। के गुप्ता ने कहा कि उन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी है, इसलिए वो छुट्टी पर जा रहे हैं। तो वहीं उनकी छुट्टी पर जाने के बाद पहली बार किसी आईएएस को डीजीएमआई का चार्ज सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि सितंबर में डॉक्टर के गुप्ता का रिटायरमेंट भी है। ऐसे में ये लंबी छुट्टी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं कोरोना वायरस संक्रमण का भले ही उत्तर प्रदेश में अब रिकवरी रेट बढ़ रहा हो, लेकिन मृतकों की संख्या, यही वो संख्या है जो लगातार चिंता का सबब बनी हुई है। इजाफा हो रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 7,336 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको बता दें कि 282 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में अब तक 18,352 लोगों को कोरोना का कहर अपना शिकार बना चुका है। हालांकि कोरोना वायरस की सेकेंड स्ट्रेन की संक्रमण दर कम होने के साथ साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ रहा है और ये थोड़ी राहत की बात भी है। नए मामलों की तुलना में 2 गुने से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला लगातार जारी है। सक्रिय केसेस में कमी देखी गई है।
गंगा के किनारे रेत में दफन इन लाशों को आप भूले तो नहीं हैं? जी हां, भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग लखनऊ ने ताउते तूफान के चलते अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है और बुधवार से पूरे क्षेत्र में बारिश का सिलसिला लगातार जारी भी है। कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई भी। असल में प्रयागराज के फाफा मऊ गंगा घाट समेत कई घाटों में सिर्फ 2-2 फीट के गड्ढे खोदकर लाशें दफनाई गई हैं। इन रेत की कब्रों की रेत बारिश के चलते अब बैठ रही है, जिसके चलते किसी भी वक्त ये रेत की चादर से ढकी लाशें ऊपर आ सकती हैं, जो गंगा के लिए बड़ा खतरा हो सकती हैं और महकमे के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। कोरोना महामारी लोगों की जिंदगी छीन रहा है, तो प्रशासन की लापरवाही से मरने के बाद शव की दुर्दशा हो रही है। प्रयागराज में श्रृंगेश्वरपुर के गंगा घाट पर दफनाए गए शवों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, जबकि प्रशासन दावा कर रहा है कि घाट पर पीएसी तैनात कर दी गई है। अगर घाट पर पीएसी तैनात है तो ऐसी तस्वीरें कहां से सामने आ रही हैं? रोजाना गंगा के अलग अलग घाटों पर सैकड़ों शव जलाए और दफनाए जा रहे हैं। जो शव जलाए जा रहे हैं उसका तो अवशेष गंगा में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जो शव दफनाए जा रहे हैं उनकी दुर्दशा हो रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रयागराज से आनंद राज जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी जब ताउते का अलर्ट जारी किया गया, तो ये सभी जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद गंगा का वाटर लेवल बढ़ता है और सबसे बड़ी मुसीबत फाफा मऊ घाट इस समय बना हुआ है। फाफा मऊ घाट की बात ना करें, और भी घाट हैं जहां पर 2-2 फीट गड्ढे खोद करके लाशों को दफनाया गया। ये लाशें किसी भी वक्त ऊपर आ सकती हैं। मौजूदा स्थिति क्या कहती है आनंद राज? प्रयागराज का फाफा मऊ और यहाँ पर कोरोना महामारी के दौरान भी मौसम विभाग शवों को दफनाया गया। वहाँ पे दफनाए गए, मात्र 2-2 फीट गड्ढे करके दफनाए गए। तो अब बारिश मौसम में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर आनंद, आप आसपास की तस्वीरें हमें दिखा दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आप तस्वीरें दिखाइए, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आनंद, ठीक है। तो आनंद, इस समय लाइव तस्वीरें आपको फाफा मऊ घाट की दिखा रहे हैं। ये फाफा मऊ घाट के ऊपर का पुल है, जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे। लाइव तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरीके से घाट के किनारे 2-2 फीट गड्ढा खोदकर लाशें दफनाई गई हैं और ये पूरा गंगा घाट है, फाफा मऊ का गंगा घाट है, जो कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। पहली बार ऐसा है जब गरीब को मरना भी गुनाह हुआ है। तस्वीरें देखिए, आपको छोटे छोटे टीले नजर आएंगे, जिन टीलों के ऊपर रामनामी चादर नजर आएगी और फिलहाल ये रामनामी चादर अब फट चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ताउते तूफान की आहट के बीच ये कितना दुखद होगा जब गंगा में लाशें तैरती नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, लेकिन अहम तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और अन्य पश्चिमी तटीय इलाकों में कहर ढा रहे चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है और बारिश हो भी रही है। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा है कि चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कुछ अलग अलग तस्वीरें क्षेत्रों की आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, कौसाम्बी और श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको नजर आएगा कि किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ताउते का असर नजर आया है। और ये जो आप सोच रहे होंगे कि भाई बेमौसम बारिश कहां से आ गई, तो बेमौसम बारिश ताउते लेकर आया है।
जिसके चलते गर्मी से लोगों को निजात मिली है। लेकिन हम बार बार वही कह रहे हैं कि गंगा के घाटों का क्या, जहां पर शव दफन है। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों की आपको दिखा रहे हैं। मैनपुरी, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें जिसमें आप देख पाएंगे कि ताउते के असर के चलते बारिश का दौर लगातार जारी है। कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो रही है। बारिश का दौर लगातार जारी है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं और जानेंगे क्या कुछ हाल है। मुरादाबाद से हमारे साथ अब्दुल वाजिद जुड़ चुके हैं, साथ में प्रयागराज से आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद से अभी बातचीत करी थी, मुरादाबाद का रुख करते हैं। अब्दुल, कैसी तस्वीरें हैं? ताउते का असर क्या मुरादाबाद में नजर आ रहा है क्या? आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बारिश का क्या हाल है प्रयागराज में आनंद? और बूंदाबांदी काफी तेज थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। हालांकि आज प्रयागराज में सुबह से बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल आई है, लेकिन बादल फिर भी छा रहे हैं। बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब बारिश के आसार पूरी तरीके से हैं। ऐसे में इलाहाबाद में मौसम जो है थोड़ा खुशनुमा हो गया है, लेकिन लोगों के लिए, उनके लिए चिंता का विषय है, उन किसानों के लिए चिंता का विषय है जो किसान इस वक्त खेती लगाई है, हाल ही में अपने खेतों में बोया है कुछ सामानों को, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि शहरी लोगों के लिए थोड़ी सी गर्मी से निजात मिली है और उनको गर्मी से राहत मिली है। जी पूजा। बिल्कुल आनंद, आपके पीछे जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं को हम आपके आवाज के जरिए भी सुन पा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि मौसम तो साफ हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय फाफामऊ घाट बना हुआ है, जो बार बार जनता टीवी कह रहा है कि ये चिंता का सबब है। और वाटर लेवल बढ़ने के साथ और मट्टी धंसने के साथ ये लाशें ऊपर आ सकती हैं। मुरादाबाद से हमारे साथ वाजिद जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कोशिश होगी हमारी कि वाजिद से हमारा संपर्क हो पाए। वाजिद, पहले कंफर्म करिए, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है क्या? चलिए, वाजिद तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तहसील राम सनेही घाट में एसडीएम आवास के सामने बने भवन को ढाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित अन्य कई इस्लामिक संगठनों ने भवन को उसे 100 साल पुरानी मस्जिद बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। साथ ही मस्जिद को दोबारा बनवाने की भी मांग की गई है। तो वहीं सांसद उपेंद्र सिंह रावत और सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया है। सांसद उपेंद्र सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जिस तरीके से बिना किसी आधार पर पंजीकरण नंबर दे रहा है, वो सरकारी जमीनों पर कब्जे की व्यापक रणनीति की तरफ इशारा करता है, जिसका राजपाश जिले के ईमानदार अधिकारियों ने किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाराबंकी के राम सनेही घाट पर पुराने भवन को ध्वस्त किए जाने की घटना को निंदनीय बताया। इसके अलावा उन्होंने इस भवन को 100 साल पुराना मस्जिद बताया। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नफरत की राजनीति से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। जनता को इससे सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। 100 साल पुरानी मस्जिद तोड़ना सत्ता का दुरुपयोग है। भाजपा का ऐसे कृत्यों में संलिप्त रहने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव करीब आते देख भाजपा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में सक्रिय हो गई है। इस संबंध में सपा का एक प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से संपर्क कर रहा है और इस घटना के बारे में बातचीत भी करेगा। तो वहीं यूपी के बहराइच में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल प्रयागपुर इलाके में बारात आने के कुछ ही घंटों पहले खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। बारातियों के स्वागत के लिए टेंट लग रहा था। 2 भाई समेत 3 लोगों की करंट में चपेट में आ जाने से गंभीर तौर पर 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। 2 भाई समेत कई लोगों की मौत हो गई है। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती इनको करवाया गया, तो वहीं सभी घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
बड़े हर्षोल्लास के साथ लड़की वालों के रिश्तेदार स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए थे। सोचिए, थोड़ी देर में बारात घर पहुंचने वाली थी और बेटी को विदा भी कर सकते थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, हाई वोल्टेज तार से 8 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। घर के लोग जब तक घायलों के पास पहुंचते तब तक 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था। 5 लोगों को भर्ती कराया गया है हॉस्पिटल में।